बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनएमआर की इंस्ट्रूमेंटेशन को देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को इसके अंदर कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनएमआर मशीन्स दो तरह की होती हैं, एक कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं और दूसरे एफटीएनएमआर होते हैं। तो कंटिन्यूस वेव का जो मैकेनिज्म है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जबकि एफटीएनएमआर का जो मैकेनिज्म है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम ली हुई है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ये मैंने कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर की ली है, उसकी वजह कि ये आपके लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करना, समझना, समझाना आसान है। तो जबकि जो एफटीएनएमआर है उसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाना इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको कंटिन्यूस वेव की स्कीम को कंसिडर करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अगर हवाले से हम बात करें तो चार कंपोनेंट होते हैं इसके मेजर। ए हाईली स्टेबल मैग्नेट, सैंपल प्रॉब, आरएफ जनरेटर एंड डिटेक्टर सिस्टम, और लास्ट पे सिग्नल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो हमारे पास इन चार कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मैग्नेट आता है। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के हवाले से बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स के अंदर मैग्नेट जो है जस्ट लाइक हार्ट अहमियत रखता है। तो चूँकि किसी भी एनएमआर मशीन की जो सेंसिटिविटी होती है और रेजोल्यूशन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के अगर डिपेंड करती है, ऊपर डिपेंड करती है, तो हम यहाँ पे मैग्नेट्स को सबसे पहले कंसिडर करेंगे। ठीक है। और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसको चाहिए कि वो यूनिफॉर्म, होमोजीनियस और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स दें। तो हमारे पास तीन तरह के मैग्नेट्स होते हैं, जिसमें नंबर वन पे परमानेंट मैग्नेट आते हैं। अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट आमतौर पे तीन मेटल्स का अलॉय होता है, जो कि नायोडमियम, आयरन और बोरोन पे मुश्तमिल होता है। तो इसका फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है कि ये परमानेंट मैग्नेट के हवाले से। तो याद रखें कि ये परमानेंट मैग्नेट टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर स्ट्रेंथ होती है ये इनकी 100 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से इन परमानेंट मैग्नेट्स को आप ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग इंटरवल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फिर फील्ड ड्रिफ्ट प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। तो परमानेंट मैग्नेट से के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे मैग्नेट आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सिंपल कंडक्टिंग कॉइल्स होती हैं और ये कंडक्टिंग कॉइल्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है
उन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई कॉइल्स में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। तो इनका एक एडवांटेज ये है कि इनका वार्म अप टाइम लेस होता है एज कंपेयर टू दीज परमानेंट मैग्नेट्स। तो चूंकि आपको इस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये नॉर्थ और साउथ पोल्स में ये मैग्नेट नज़र आ रहे हैं, तो हम इन मैग्नेट्स के ऊपर देख रहे हैं। मैग्नेट के बाद हम दूसरे नंबर पे सैंपल प्रोब के ऊपर जब जाएंगे तो फिर उसके अंदर भी कंपोनेंट्स को अलहदा से देखेंगे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। इस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को आप क्रियोजेनिक मैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है। अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, ये वार्म अप हो जाए, तो ये फंक्शनिंग इसकी स्टॉप हो जाती है। तो इसके लिए लो टेम्परेचर कोल्ड कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो आमतौर पे ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स के अंदर होती हैं और ये सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड मैग्नेट्स होते हैं। ये सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड मैग्नेट्स आमतौर पे साइज में भी छोटे होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इनके अंदर इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के अंदर जो आम तौर पे अलॉयज़, ये जिन अलॉयज़ के बनी हुई होती हैं, इनकी कॉइल्स जिन अलॉयज़ की बनी होती हैं वो टाइटेनियम और नायोबियम की अलॉय हो सकती है या टिन की और नायोबियम की अलॉय हो सकती है। इनकी बनी हुई कॉइल्स के अलावा इनके अंदर मजीद शिम कॉइल्स भी होती हैं। शिम कॉइल्स के साथ अगर मैं इस डायग्राम के अंदर किसी को एनालॉजी देना चाहूँ तो इनको दूंगा कि ये मेरे पास स्वीप कॉइल्स है, ये वाली, इनको यहाँ पे स्वीप कॉइल्स बोला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो मॉडर्न एनएमआर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर इन स्वीप कॉइल्स की जगह पे शिम कॉइल्स होती हैं। इन शिम कॉइल्स का मकसद जो मैग्नेटिक फील्ड आपने इस सैंपल ट्यूब के अंदर, इस सैंपल प्रोब के अंदर जो सैंपल के ऊपर डाला जा रहा होता है, वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड और होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड आपने उसके ऊपर डालना होता है। तो ये चूंकि सुपर कंडक्टिंग एक सोलेनॉइड मैग्नेट होता है, तो ये सोलेनॉइड मैग्नेट और ये इन अलॉयज़ का बना हुआ होता है, ये शिम कॉइल्स होती हैं। तो ये सारा जो सेटअप बन जाता है, इस सारे के सारे सेटअप को हीलियम, लिक्विड हीलियम के अंदर इमर्स्ड होता है। तो ये सारे का सारा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, चूंकि मैग्नेट के साथ हम डील कर रहे हैं। तो लिक्विड हीलियम के अंदर ये सारी की सारी शिम कॉइल्स और सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स इस लिक्विड हीलियम के अंदर इमर्स्ड होती हैं, इसके अंदर इनको डुबोया हुआ होता है। तो उसके बाद हमारे पास, चूंकि ये लिक्विड हीलियम बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो लिहाजा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा जो सेटअप जो कि लिक्विड हीलियम है, जिसके अंदर सारी ये कॉइल्स हैं, इन तमाम को फिर आप एनकेस्ड कर देते हैं। ये सारी की सारी बंद होती हैं एक और केसिंग के अंदर, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन कंपैरेटिवली लिक्विड हीलियम के सस्ती होती है। तो इस वजह से हम इसको बाहर से एक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं हीलियम को, कि ताकि अब जब ये सारी की सारी मशीन वर्क कर रही होती है तो उसकी वर्किंग से जो हीट पैदा होती है, उसके वार्म अप से इसका इवेपोरेटिव लॉस ना हो जाए लिक्विड हीलियम का। तो इसकी इवेपोरेटिव लॉस से इसको बचाने के लिए हम इसको लिक्विड एनकेसिंग के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन एनकेसिंग के अंदर रखते हैं। तो आम तौर पे इसको हीलियम को हम मशीन के अंदर उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं और तकरीबन इसको मंथ
आफ्टर 6 मंथ 6 माह में एक दफ़ा, और इसको वीकली बेसिस पे आप उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। इस तमाम के तमाम का मकसद इस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को, या जिसका नाम क्रियोजेनिक मैग्नेट है, इसको कोल्ड रखना है। अगर ये वार्म अप हो जाएगा तो इसकी फंक्शनिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो बारी आती है वो सैंपल प्रॉब की आती है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का ये सेकंड कंपोनेंट है, सैंपल प्रॉब। तो ये सैंपल प्रॉब में आप देख रहे हैं कि आपको ये ब्लू कलर में आपको ये सैंपल होल्डर नज़र आ रहा है। इस सैंपल होल्डर को सैंपल प्रॉब का नाम भी देते हैं। ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ हो सकता है। इसकी लेंथ, विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर होती है और लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर होती है। तो इसको एक एयर टरबाइन की मदद से जोड़ा हुआ होता है, और उस एयर टरबाइन का काम इसकी स्पिनिंग करना होता है। 30 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ इसको स्पिन करना होता है। इस तरह से अगर ये पड़ी है तो इस तरह से इसको स्पिन किया जाता है 30 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे। इस स्पिनिंग का मकसद तमाम का तमाम सैंपल जो इस ट्यूब के अंदर होता है उसको यूनिफॉर्म और होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना होता है। चूंकि हम जानते हैं कि तमाम के तमाम जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं ये अपनी फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पे पहचाने जाते हैं। तो इनकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इनकी 60 मेगाहर्ट्ज भी हो सकती है, 100 मेगाहर्ट्ज भी होती है, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। 300 मेगाहर्ट्ज भी होती है, 1100 मेगाहर्ट्ज तक भी ये चले गए हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पे आप इनकी पहचान करते हैं। तो इसी सैंपल होल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे ये RF ट्रांसमीटर और RF रिसीवर, ये सारे का सारा इसका हिस्सा है। इन तमाम को एनकेस्ड किया होता है इसी के अंदर। तो हम थर्ड कंपोनेंट की तरफ मूव करेंगे जो कि RF जनरेटर या डिटेक्टर कहलाता है। तो अगर हम इसके थर्ड कंपोनेंट की तरफ आए जो कि RF जनरेटर है, एंड डिटेक्टर सिस्टम है, तो याद रखें कि इस RF जनरेटर के अंदर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस पैदा करनी होती हैं उसको पैदा करने वाला ही क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर RF रेडिएशंस प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूस करता है। और जब ये रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि ये स्कीमेटिक डायग्राम है कंटिन्यूस वेव की, तो ये सारे का सारा काम यहाँ पे हो रहा होता है इस ट्रांसमीटर की कंजक्शन के साथ। ये RF जनरेटर और ये दोनों ये कंजक्शन में है, तो यहाँ से इसके अंदर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस पैदा हो रही हैं वो क्रिस्टल ऑसिलेटर पैदा कर रहा होता है, और वाट्स में ये रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि जब सिग्नल को रिसीवर डिटेक्ट करता है, या डिटेक्टर, इसको आप या RF रिसीवर यहाँ पे डिटेक्टर के तौर पे कहलाएगा, इसका दूसरा नाम डिटेक्टर भी है। तो ये माइक्रो वाट्स के अंदर उन रेडिएशंस को, उन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ को, उस NMR के सिग्नल को रिसीव करता है माइक्रो वाट्स के अंदर। ठीक है।
तो आम तौर पे इस RF जनरेटर सिस्टम के अंदर सैंपल को जो पल्सेस दी जाती हैं वो रेक्टेंगुलर पल्सेस होती हैं। अगर मैं एक पल्स को ड्रा करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से करूँगा, ये देखें, इस तरह की पल्सेस दी जाती हैं। और आम तौर पे ये आपके पास ये पल्स स्क्वायर वेव पल्स कहलाती है। इन पल्सेस की बुनियाद पे ही आपके पास 2D NMR के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स अराइज हो जाती हैं। तो आप आम तौर पे ये एक रेक्टेंगुलर पल्स 500 मेगाहर्ट्ज की प्रोवाइड करते हैं 10 मिलीसेकंड के लिए। बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए आपने ये प्रोवाइड करनी होती है। तो इस पल्स के देने से एक आपके पास न्यूक्लियाई के अंदर जो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई हैं उनके लिए एक वाइड बैंड पैदा हो जाता है। उस वाइड रेंज ऑफ बैंड के अंदर तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो आ रहे होते हैं वो फ़ौरन से इस रेक्टेंगुलर पल्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं। तो एक्साइटेशन के नतीजे में आप उसकी एब्जॉर्प्शन को या एमिशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपके पास ये पल्स सीक्वेंसेस हंड्रेड्स ऑफ काइंड्स के हो सकते हैं। तो यही वजह है कि इन पल्स सीक्वेंसेस की बुनियाद पे ही आपके पास 2D NMR जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, आपने जस्ट ऐसा आपने नाम से याद कर लेना है कि 2D NMR के अंदर फिर फर्दर टेक्निक्स होती हैं और वो टेक्निक्स जैसा कि लाइक APT, डेप्थ, इनेप्ट, इनएडिक्वेट और कोजी वगैरह, ये सारी की सारी इन पल्स सीक्वेंसेस की वजह से अराइज होती है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास माइक्रोवाट्स में सिग्नल आपको रिसीव हो रहा होता है और इसके अंदर जो डिटेक्टर है उस डिटेक्टर का काम, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था कि आपके पास FT-NMR होता है। तो FT-NMR के अंदर ये जो FID होता है, ये जो सिग्नल आपको हासिल होता है, इस सिग्नल को आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर ले होते हैं। तो दर हकीकत किसी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म का मकसद ही यही होता है कि वो हासिल होने वाले सिग्नल जो कि टाइम डोमेन में हासिल होता है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जिस बुनियाद पे आप उसको FT-NMR का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसका तीसरा कंपोनेंट था। अब हम इसके लास्ट कंपोनेंट की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास सिग्नल इंटीग्रेटर कहलाता है। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें सिग्नल इंटीग्रेटर में, तो कहता है कि तमाम के तमाम NMR इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे लैस होते हैं कंप्यूटर से, इंटीग्रेटर से। और उन इंटीग्रेटर्स का मकसद क्या होता है कि आप पीक एरियाज फाइंड कर सकें। पीक एरियाज जिसके अंदर पीक की विड्थ भी आ जाती है और हाइट भी आ जाती है, दोनों को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जबकि हमारे पास ये याद रखें कि जब तक कंप्यूटर नहीं है आज के दौर में, तब तक NMR मशीन अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटेड नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटेड नहीं है, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा हासिल हो रहा होता है। जैसे हमारे पास 2D के अंदर GBs में और MBs में डाटा हासिल हो रहा होता है। तो इन डाटा को आप सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। हर एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास एक लार्ज क्वांटिटी डाटा की हासिल हो रही होती है। तो पीटर शेम के मुताबिक
1980 से पहले जब भी आपने कोई एक NMR स्पेक्ट्रम हासिल करना होता था, चूंकि तब तक इतने ज़्यादा इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा जिद्दत नहीं आई थी, इतने फास्ट कंप्यूटर्स नहीं आए थे, तो वो कहता है कि इस अरसा से पहले एक NMR स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर के बहुत सारे दिन के साथ कंप्यूटर के ऊपर टाइम भी लग जाता था, सिर्फ एक स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको इस फॉर्म में लाने के लिए कि हम उसका एक प्रिंट हासिल कर सकें और उससे हम देख के अपने जो हमारा अननोन सैंपल है उसको एनालाइज कर सकें, उसके स्ट्रक्चर को एलुसिडेट कर सकें। तो ये सारी की सारी हमारे पास NMR के हवाले से कंस्ट्रक्शन थी। अब हम वर्किंग के हवाले से अगर बात करें तो हम सैंपल यहाँ पे रखते हैं। सैंपल रखने पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास RF जनरेटर है, जिसको आप डिटेल से देख चुके हैं कि यहाँ से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाला जाएगा, और यहाँ पे याद रखें कि ये सारी की सारी जो कॉइल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आपको कॉइल नज़र आ रही है, ये इस सैंपल ट्यूब के ऊपर या सैंपल प्रोब के ऊपर, इसको सैंपल पोर्ट का नाम भी दिया जाता है। इसके ऊपर देखें ऐसे आपके पास इस फैशन में ये कॉइलिंग हुई है, और जो कि RF रिसीवर के साथ कनेक्टेड है। और जो दूसरी कॉइलिंग है ये मैंने रेड कलर में थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में शो की है ताकि इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो सके। तो ये इस पैटर्न में जो कि RF ट्रांसमीटर के साथ कनेक्टेड है, और थर्ड कॉइलिंग आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनका परपेंडिकुलर पैटर्न होता है। देखें अगर इसका पैटर्न, ये सबसे अंदर वाली जो कि RF रिसीवर की कॉइल्स है, अगर उनका पैटर्न ये है तो RF ट्रांसमीटर कॉइल्स का ये पैटर्न होगा, और जबकि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्वीप कॉइल्स हैं इनका पैटर्न ये है। तो दर हकीकत ये तीनों की तीनों ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो आम तौर पे इनका ख़ास तौर पे इसका RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर कॉइल्स का, और इस आपके पास ये जो स्वीप कॉइल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इनका परपेंडिकुलर होने का ये मकसद है कि हमेशा जब भी किसी न्यूक्लियर को आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करनी होती है, उसको इम्पार्ट करनी होती है, तो दैट इज़ ऑलवेज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री के जिस एंगल पे आप मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर डाल रहे होते हैं उससे 90 डिग्री पे आपने उसको। तो आम तौर पे जब आप जाते हैं 2D NMR के अंदर जाते हैं, तो 2D NMR के अंदर भी आपको यही पैटर्न नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का, कि आपके पास ये जो RF जनरेटर है, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब आपने उसको इनपुट देना होता है, ये रेक्टेंगुलर पल्सेस जब आप दे रहे होते हैं, तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है। तो इसको आप जो पल्स दे रहे होते हैं वो 90 डिग्री पे दे रहे होते हैं। अगर ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो आप इस डायरेक्शन पे उसको पल्स दे रहे होते हैं, और फिर उस हिसाब से ये, और जिस एक्सिस से दे रहे होते हैं वो आपके पास एक्सिस Y प्राइम एक्सिस होता है। तो फिर ये जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है इसके अंदर रोटेशन आ जाती है, और उसी रोटेशन को आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं उधर डिटेक्टर की मदद से, जिसको आपने RF रिसीवर का नाम दिया हुआ है। तो उसके बाद एक होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और तमाम के तमाम जो न्यूक्लियाई होते हैं जिन्होंने जिस रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करना होता है, वो एब्जॉर्ब करके अपना सिग्नल RF रिसीवर को दे देते हैं, और यही RF रिसीवर आगे एम्पलीफायर को और फिर रिकॉर्डर को आपको एक आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक चार्ट की शक्ल में एक प्रिंटेड फॉर्म में आपके हाथ में आ जाते हैं, जिसको आप देख के अपने स्ट्रक्चर को, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एलुसिडेट कर लेते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।